अभी हम ब्रह्मांड और पृथ्वी के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें समय के साथ पीछे की ओर एक तरीके से चलेंगे, है ना। वी विल ट्रेवल इन टाइम बैकवर्ड्स। तो पृथ्वी जैसे ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये शुरुआत से ही एक बहुत बड़ा प्रश्न था। जो कांट थे, कांट जो कि एक जर्मन फिलोसोफर हैं, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, कांट का नाम। तो कांट जो कि एक जर्मन फिलोसोफर हैं, उन्होंने सबसे पहले इस पर विचार किया कि पृथ्वी जैसे ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। और इस विचार को कांट के साथ साथ आगे चल करके जो लाप्लास थे, एक दूसरे साइंटिस्ट, उन्होंने उस विचार को, उस परिकल्पना को और आगे बढ़ाया, राइट। तो कांट और लाप्लास ने जो परिकल्पना की थी, उस परिकल्पना का आधार था एक नेबुला। अब नेबुला क्या है, इसमें आज के लेक्चर में बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आज के लेक्चर में, और आगे के सभी लेक्चर्स में जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो एक एक टर्म को आपको, जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसे नोट करना है। जैसे फर्स्ट टर्म आपने देखा नेबुला, तो नेबुला क्या है, अभी आगे डिटेल से हम देखेंगे कि नेबुला क्या है। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि एक पदार्थ का एक ऐसा बादल जो कि धीरे धीरे घूम रहा है, उसको क्या बोलते हैं, नेबुला। मींस अ स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ मैटर, क्लाउड ऑफ मैटर, ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इट इज कॉल्ड नेबुला। तो जो कांट और लाप्लास जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस की कि जो भी ग्रह हैं, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, जो ब्रह्मांड है हमारा, वो शुरुआत में कहीं ना कहीं एक नेबुला के फॉर्म में था, मतलब कि जो कि एक स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ मैटर था। तो वहां से एक तरीके से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है। तो अब इसमें प्रश्न ये आ गया कि मैटर कहां से आया। ये मैटर का जो, इन्होंने ये तो बोल दिया कि एक स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ मैटर है, लेकिन वो मैटर कहां से आया, सबसे पहले पदार्थ कहां से आया। तो ये जो एक प्रश्न है कि ये मैटर कहां से आया, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो मॉडर्न जो भी साइंटिस्ट थे, जो आधुनिक जो भी सिद्धांतकार थे, उन्होंने फिर केवल एक पृथ्वी ग्रह या किसी भी उपग्रह, उनके उत्पत्ति के ऊपर फोकस ना करते हुए, उन्होंने बल्कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के ऊपर ज्यादा फोकस किया, और बल्कि ये कहा जाए कि पदार्थ या मैटर की उत्पत्ति के ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया कि सबसे पहले ये तो पता लगे कि मैटर कहां से आया, पदार्थ कहां से आया। जब हमें ये पता लग जाएगा कि पदार्थ कैसे आया, तब हम पदार्थ से फिर तमाम सारे तारों का निर्माण होगा, ग्रहों का निर्माण होगा, उपग्रहों का निर्माण होगा, इस तरीके से पूरी की पूरी आकाश गंगा का, गैलेक्सी का निर्माण, वो हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न था कि पदार्थ कहां से आया, तो इसको लेकर के जो आधुनिक जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, बिग बैंग। जो आधुनिक सिद्धांत है एक तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, या ये कह लीजिए कि पदार्थ की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत क्या कहलाता है, बिग बैंग, या इसको एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस या विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो आगे के स्लाइड में हम लोग इसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है, जो बिग बैंग सिद्धांत है, जो कि मैंने बताया कि ब्रह्मांड के उत्पत्ति का जो मुख्य सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत है, और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट्स का, बहुत सारे ज्योग्राफर्स का, बहुत सारे फिलोसोफर्स का योगदान है, बल्कि इसमें कुछ धार्मिक लोगों का भी योगदान है। जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहला जो ब्रह्मांड के विस्तार से संबंधी जो नियम है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ये बात ही सबसे पहले किसने की थी, ये किसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले बात नहीं की, बल्कि ये किसने की, एक कैथोलिक पादरी थे जॉर्ज लेमात्रे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो एक तरीके से
एक धार्मिक व्यक्ति ने एक वैज्ञानिक विचारधारा को सबसे पहले रखा। तो ये भी आप इसका इस तरीके की बातों को, इस तरह के एग्जाम्पल का आप यूज आप दूसरी जगहों पर, आप अपने एसे में या दूसरे प्रश्नों में भी कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको बोल सकते हैं कि जहां पर धार्मिक व्यक्ति वैज्ञानिक विचारधारा को रख रहा है ना, और फिर इन्हीं के विचार से प्रभावित होकर के एक अमेरिकी खगोलविद हैं हबल, आपने देखा होगा हबल के नाम से ऑब्जर्वेटरी भी है। तो ये जो एडविन हबल थे, इन्होंने सबसे पहले 1930 में सबसे पहले इन्होंने इस बात को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो अभी जो मैं टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा था कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में नेबुला, अभी यहां पर एक टर्मिनोलॉजी में एक नया टर्म मैं आपको बता रहा हूं, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्या है? ये प्रीलिम्स में या मेंस में कभी इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। रेड शिफ्ट क्या है? जैसे कोई भी आकाशीय पिंड है या कोई भी बॉडी है, वो जैसे जैसे दूर जाती है तो दूर जाने के साथ साथ उससे जो आने वाला प्रकाश है वो रेड लाइट की तरफ शिफ्ट होता जाता है। मतलब जो प्रकाश है, जैसे जैसे कोई गैलेक्सी, दो गैलेक्सी दूर जा रही हैं, तो जो दूर जाती हुई गैलेक्सी है उससे आने वाला जो प्रकाश है वो रेड लाइट की तरफ शिफ्ट होता जाता है। मतलब कि अगर कोई बॉडी है उसमें हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके उसके जो एमिटिंग लाइट है, जो उससे आने वाला प्रकाश है वो रेड होता जा रहा है, तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि वो बॉडी डिस्टेंस में और दूर जा रही है। तो हबल अपने टेलीस्कोप से देख रहे थे एक दिन आसमान में कि दूर की जो आकाश गंगाएं हैं, मतलब ये तो उनको नहीं पता था कि वो दूर की हैं, उन्होंने देखा कि कुछ आकाश गंगाएं, उनसे आने वाला प्रकाश लाल रंग का होता जा रहा है। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया, साइंटिफिकली ये निष्कर्ष निकलता है कि वो आकाश गंगाएं जो कि लाल रंग की दिखाई पड़ रही हैं समय के साथ, इसका मतलब कि वो दूरी में और दूर जाती जा रही हैं। तो इससे निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि ब्रह्मांड का विस्तार, जो कि एक तरीके से जॉर्ज लेमात्रे ने जो विचार रखा था वो सही है। साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव किया, किससे? इस रेड शिफ्ट के थ्रू, कि वो जो लाइट है, एमिटिंग लाइट है उन गैलेक्सीज की, वो रेड शिफ्ट, उस पर एक लालिमा, एक प्रकाश की लालिमा का प्रभाव आता जा रहा है। तो उस रेड शिफ्ट के थ्रू उन्होंने ये साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब जब ये प्रूव हो गया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसका मतलब कि कभी ना कभी ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट, एक सिंगुलैरिटी के फॉर्म में रहा होगा, तभी तो उसका विस्तार हो रहा होगा। धीरे धीरे करके वो विस्तारित हुआ, और विस्तार होने के साथ आज वो जिस भी रूप में दिख रहा है उस रूप में भी लगातार विस्तार होता जा रहा है। यानी कि अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार जारी होगा। और सबसे पहले ब्रह्मांड जिस एक छोटे पॉइंट के रूप में रहा होगा, उसके लिए एक नया टर्म आपके लिए फिर एक आ गया, सिंगुलैरिटी। क्या आ गया? सिंगुलैरिटी। अब ये भी एक साइंटिफिक टर्म है। जैसे एक पहले आपने नेबुला देखा था पीछे की स्लाइड में, नेबुला, फिर आपने देखा रेड शिफ्ट, अब थर्ड टर्म आपके लिए आ गया सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी क्या है? वो पॉइंट, मतलब ये एक इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रह्मांड पहले एक छोटे से पॉइंट के रूप में, अब ये पॉइंट कैसा रहा होगा? इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट ग्रेविटी वाला पॉइंट रहा होगा, और इसमें समय के एक बिल्कुल छोटे से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इसमें जब विस्फोट हुआ, तो उसी विस्फोट को नाम क्या दिया गया? बिग बैंग। वो जो महान विस्फोट था उसी को नाम दिया गया बिग बैंग। तो वो जो सिंगुलैरिटी, जो स्पेस टाइम कर्वेचर में एक छोटा सा पॉइंट है, ये एक इमेजिन करने वाली बात है कि ऐसा रहा होगा, ठीक है। और इसके पहले क्या हुआ, एक बात ये भी आप समझ लीजिए कि 1930 के पहले आइंस्टाइन ये मानते थे कि ब्रह्मांड जो है वो स्थिर अवस्था में है। मतलब उनकी जो विचारधारा थी वो थी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की। और उन्होंने जब हबल ने टेलीस्कोप के थ्रू देख करके रेड शिफ्ट के थ्रू इस बात को प्रूव कर दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट ने हबल के प्रयोग को एक तरीके से उसको स्थापित करते हुए, उसको मानते हुए अपनी भूल स्वीकार कर ली कि हाँ, मैंने जो माना था कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है वो बात गलत थी और वो मेरी भूल थी। उन्होंने भी ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना को स्वीकार कर लिया, ठीक है। एक तरीके से आइंस्टाइन जैसे एक बड़े फिजिसिस्ट की भी मोहर लग गई उस बात पे।
तो ये सारे लोग ही बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले ये हमें समझना होगा कि किसी एक साइंटिस्ट या किसी एक फिजिसिस्ट, किसी एक ज्योग्राफर की दी हुई नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। जैसे जॉर्ज लेमैत्रे का भी योगदान है, सबसे पहला विचार तो उन्होंने ही दिया। हबल ने टेलीस्कोप के थ्रू देख करके, रेड शिफ्ट के थ्रू उसको स्थापित किया उस विचार को। फिर आइंस्टाइन ने भी उस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। और विस्तार हो रहा है इसका मतलब कि कोई चीज लगातार विस्तारित हो रही है, यानी कि सबसे पहले वो एक छोटे से पॉइंट के रूप में रही होगी, तभी तो विस्तारित होगी। तो वो जो छोटा सा पॉइंट है उसको एक तरीके से, उस पॉइंट का जो नाम दिया गया वो एक टेक्निकल नेम दिया गया सिंगुलैरिटी, राइट। तो इस तरीके से बिग बैंग सिद्धांत का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार जिस बिंदु से शुरू हुआ उसको क्या माना गया? सिंगुलैरिटी, जो कि इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट ग्रेविटी वाला एक बिंदु है स्पेस टाइम कर्वेचर में। मतलब आप इसकी एक तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डेंसिटी एंड इनफाइनाइट ग्रेविटी इन स्पेस टाइम कर्वेचर, राइट। तो आगे हम देखते हैं इसमें कि बिग बैंग के एक सेकंड पहले, मतलब जो शुरुआती हिस्से में ही जब वो महान विस्फोट हुआ, तो ब्रह्मांड का जो उस समय जो विस्तार हुआ वो बहुत असाधारण दर से हुआ। बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेट से ब्रह्मांड एकदम से उसका विस्तार हुआ। जैसे विस्फोट हुआ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में और एकदम से उसका विस्तार हुआ, और विस्तार के साथ साथ उसने एक बड़ा आकार ले लिया ब्रह्मांड ने। तो ये जो एक नया टर्म फिर आपके सामने आया कॉस्मिक इन्फ्लेशन का, कि ब्रह्मांड उस छोटे से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही एक छोटे से पॉइंट सिंगुलैरिटी से एक बहुत बड़े हिस्से में, एक बहुत बड़े आकार में पहुंच गया। और उसके लिए जो टर्म है वो क्या है? कॉस्मिक इन्फ्लेशन। मतलब कि जो ब्रह्मांड के विस्तार की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी के साथ। इन्फ्लेशन वर्ड आपने इकोनॉमी में भी सुना होगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है स्फीति, है ना। आप जब मनी के टर्म में उसको देखते हैं तो बोलते हैं मुद्रा स्फीति, और यहां पर क्या है? स्फीति मतलब एकदम से फैलाव, ठीक है। और यहां पर जब ब्रह्मांड के संदर्भ में आप इसको देख रहे हैं तो उसका नाम, उसको क्या बोलेंगे? कॉस्मिक इन्फ्लेशन। मतलब ब्रह्मांड की स्फीति, ब्रह्मांड का फैलाव, उसका विस्तार। तो फिर पहले तो एकदम से ब्रह्मांड में विस्तार हुआ असाधारण दर से, इसको कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा गया। फिर जब विस्तार धीरे धीरे करके स्लो हुआ, मंद हुआ, तो जो भी विस्तार की वो जो पीछे की शक्तियां थी वो पदार्थ और ऊर्जा के रूप में बदल करके ब्रह्मांड में भर गई। मतलब उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद जो कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, इन सारे टर्म्स को आप लिखते जाइए और इनको समझते जाइए। एक एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर प्रीलिम्स का और मेंस का एक एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मतलब आप, बल्कि कहा जाना चाहिए कि ये ज्योग्राफी का या एस्ट्रोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। अगर आपने बिग बैंग को समझ लिया, यानी कि आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को ही समझ लिया, तो फिर आगे की चीजें आपके लिए सरल हो जाएंगी, ठीक है। तो उस कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बाद स्पेस टाइम, इसके पहले ना स्पेस था ना टाइम था, ठीक है। तो स्पेस टाइम, इन सारी चीजों की शुरुआत हुई। मैटर भी नहीं था भाई, मैटर बना। एनर्जी, जो भी कुछ आप आज के समय में देख रहे हैं, इन सारी चीजों की शुरुआत कब हुई? उसी कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बाद स्पेस टाइम मैटर एनर्जी ये सब बन गया, राइट। और फिर धीरे धीरे करके शुरुआती अवस्था में क्या हुआ? मतलब एक चरण बिग बैंग सिंगुलरिटी में बहुत बड़ा महान विस्फोट हुआ। बिग बैंग के बाद कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ, एकदम से असाधारण दर से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, और उसके साथ साथ स्पेस टाइम मैटर एनर्जी ये सारे अस्तित्व में आए। फिर उसके बाद के चरण में ब्रह्मांड, जो कि बेहद गर्म और सघन था उस समय, उसमें उप परमाणविक कण, यानी कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो वो सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने शुरुआती दौर में, ठीक है, इस प्रक्रिया के बाद, कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बाद। और ब्रह्मांड फिर धीरे धीरे जब ये ठंडा हुआ, तो ये सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल थे, सब एटॉमिक पार्टिकल, ये मिल करके इन्होंने क्या बनाया? एटम बनाया। और जो शुरुआती एटम बनाया वो कौन सा था? हाइड्रोजन और हीलियम के एटॉम थे,
और आज भी आप देखेंगे कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम ही पाए जाते हैं, है ना। तो ये एक तरीके से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये पदार्थ अभी भी सबसे ज्यादा है और शुरुआती अवस्था में भी सबसे ज्यादा ही था। ठीक है, आपको पता है कि सबसे हल्का परमाणु है वो किसका है? हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। तो शुरुआती अवस्था में हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु बने, और जितने भी तारे हैं, आपको पता है सूर्य भी एक तारा है, सन इज ऑल्सो स्टार। तो स्टार्स का जो भी एनर्जी का सोर्स है, जो उसका रॉ मटेरियल है, वो क्या है? यही हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, तो हीलियम बनता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो आज भी हाइड्रोजन और हीलियम यही इन तारों के चमकने का, उनकी एनर्जी का सोर्स है ना। उनका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो यही है, रॉ मटेरियल यही है। तो फिर आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि इस चित्र के थ्रू हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ? बिग बैंग। ये है हमारा बिग बैंग, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि जिसको हम सिंगुलैरिटी बोल रहे थे, सिंगुलैरिटी। अब आप चित्र के माध्यम से समझिए कि जो सिंगुलैरिटी वाला जो पॉइंट है उस पे विस्फोट हुआ, और विस्फोट के साथ साथ इस घटना को क्या बोला? बिग बैंग। ठीक है, और अभी इसको हम समझेंगे कि ब्रह्मांड सूक्ष्म तरंग पृष्ठभूमि क्या है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB। ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द टर्मिनोलॉजी है। अभी जैसे मैंने बहुत सारे टर्म्स बताए है ना, कॉस्मिक इन्फ्लेशन बताया अभी, तो वैसे ही ये भी एक टर्म, इसको भी समझना पड़ेगा। तो आप समय के साथ यहां पर बढ़ रहे हैं, मतलब ये सिंगुलैरिटी, मतलब जहां से टाइम की शुरुआत हो रही है, एक तरीके इसके पहले टाइम था ही नहीं, स्पेस था ही नहीं, और यहां से समय की शुरुआत हो रही। तो समय के साथ साथ जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि इतने वर्षों बाद, बिग बैंग के इतने वर्षों बाद CMB देखा गया। ठीक है, CMB का निर्माण हुआ। बिग बैंग के इतने वर्षों बाद पहला तारा यानी कि स्टार्स बने। ठीक है, बिग बैंग के इतने वर्षों बाद गैलेक्सीज बनी, आकाश गंगाएं बनी। ठीक है, और फिर इसके बाद सोलर सिस्टम बना, पूरा का पूरा। सोलर सिस्टम में फिर अपने एक तरीके से ग्रह भी आ गए, उनके उपग्रह आ गए। तो ये समय के साथ ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है। इसी को बोलते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी या बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि समय के साथ क्या हो रहा है, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे जो दूर की आकाश गंगाएं, जैसे ये है, ये देखिए, ये इसमें चित्र में भी रेड, मतलब इससे आने वाला जो प्रकाश है वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? रेड शिफ्ट, जो कि हब्बल ने सबसे पहले जिसको देखा था और जिससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्योंकि दूर वाली आकाश गंगाएं वो थोड़ी सी लाल रंग की प्रतीत हो रही हैं, वो लाल रेड कलर की दिख रही हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रकाश फोटान उत्सर्जित होते गए, प्रकाश फोटान कणों के रूप में, वो जो नया बनने वाला पदार्थ है वो सिकुड़ने लगा और संघनित होकर क्या हो गया? उच्च घनत्व वाले क्षेत्र गैस के बादलों में और फिर सितारों में और फिर अंत में आकाश गंगाओं में बदल गए। अब ये क्या है? उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। ये जो उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हैं, यही क्या है? अभी आगे चल के आप देखेंगे, यही क्या है? नेबुला। अभी मैंने बताया भी था कि नेबुला क्या है, कि एक लार्ज रोटेटिंग, स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ मैटर है। तो वो जो क्लाउड ऑफ मैटर है, उसमें मैटर जो है धीरे धीरे करके क्या होगा, वो जो क्लाउड है वो धीरे धीरे घूमेगा, तो मैटर आपस में संघनित होकर के, जुड़ करके क्या बना लेंगे? इस तरीके से जुड़ करके कोई ना कोई एक स्टार बन जाएगा। अब वो स्टार कैसे बनेगा? स्टार बनेगा वही नाभिकीय संलयन, जो ऊर्जा जब स्टार बनेगा, उसी प्रक्रिया में नाभिकीय संलयन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, और हाइड्रोजन के जो कण हैं वो हीलियम में परिवर्तित होंगे, है ना।
और इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टार, जैसा कि अपने सन में हो रहा है, आपको पता है, जो अपना सूर्य है। और फिर इन्हीं स्टार से, इन्हीं के चारों, मतलब एक तो जो बीच वाला हिस्सा होगा वो स्टार बन जाएगा। शुरुआती स्टार को बोलते हैं प्रोटो स्टार, प्रोटो स्टार, है ना। और फिर इनके जो चारों तरफ जो भी वो जो गैस के बादल हैं जिसको नेबुला कहा गया है, इनके चारों तरफ भी बहुत सारा जो भी संघनित पदार्थ है वो छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज में, आकाशीय पिंडों में एकत्र हो जाएगा। यहां का भी जो भी इसके चारों तरफ घूम रहा था, जो नेबुला, ये पूरा नेबुला था। नेबुला में जो सेंट्रल मास था, जो बीच वाला हिस्सा था, वो तो बन गया स्टार, वो तो ग्रह बन गया। इसके चारों तरफ जो घूमने वाला पदार्थ है वो भी आपस में, इस पूरे रिंग में जो पदार्थ घूम रहा था वो एक जगह संघनित हो गया। ठीक है, अब ये एक फिजिक्स में समझने वाली बात है कि जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के चलते ये पूरी परिघटना होती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसके वैज्ञानिक पार्ट में नहीं जाएंगे, अभी केवल हम ये समझेंगे कि ये इस तरीके से स्टार बने और यहां पर इस तरीके से ये प्लैनेट बने। अब जो शुरुआती प्लैनेट है उनको हम जैसे इसको प्रोटो स्टार कह रहे हैं, ये प्रोटो प्लैनेट है, मतलब शुरुआती प्लैनेट है ना, एक बिगिनिंग की, एक शुरुआती अवस्था में जो प्लैनेट बने। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लैनेट बने। अगर हम अपने सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल लें तो एक बीच में एक सूर्य बना और उसके चारों तरफ 9 ग्रह बने। अब बल्कि ग्रहों की संख्या घटा करके इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने घटा करके ग्रहों की संख्या कितनी कर दी है, 8 कर दी है। प्लूटो को ग्रहों की कैटेगरी से बाहर कर दिया है। कभी इस पे भी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों किया है, क्या कोई डेफिनेशन में चेंज लाया गया है ग्रहों की, ठीक, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। तो अब केवल 8 ग्रह बचे हैं। फिर ये जो सितारे हैं, जो स्टार्स हैं, इनका जो जन्म है वो बिग बैंग के 40 करोड़ यानी कि 400 मिलियन वर्ष बाद हुआ। अभी जो पीछे की स्लाइड में हमने ये समय देखा भी था, है ना, कि वहां पे लिखा हुआ था कि 400 मिलियन वर्ष बाद स्टार्स का उनकी उत्पत्ति हुई। फिर स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स और ये उनके चारों तरफ वाले प्लैनेट और उनके सैटेलाइट्स, जो उनके उपग्रह हैं, इन सारे सिस्टम के बनने से क्या बनती हैं, आकाश गंगाएं। तो आकाश गंगाएं लगभग 1 अरब वर्ष बाद बनी। ठीक है, और जो हमारी सौर प्रणाली है, जो सोलर सिस्टम है, वो लगभग 8.7 अरब वर्ष बाद बना। तो ये इस तरीके से समय जैसे जैसे बीतता गया, पहले सितारे बने, स्टार्स बने, फिर गैलेक्सीज बनी, और गैलेक्सीज के बाद फिर फाइनली हमारा सोलर सिस्टम बना। तो ये घटना इस तरीके से समय के साथ आगे बढ़ती गई। और ब्रह्मांड की कहानी में जो हमारा अस्तित्व है वो बहुत ही हम हाल ही में आए हैं। मनुष्य तो बहुत बिल्कुल एक तरीके से एक पॉइंट की तरह उसमें देखा जा सकता है। मनुष्य बहुत बाद में आया है, पहले ये सारा कुछ हो गया है। तो एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे, जो अभी मैं बता रहा था, CMB है ना, कॉस्मिक, अभी जो हमने एक चित्र था, चित्र में इसको देखा था, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो आखिर ये CMB क्या रोल प्ले करता है? तो अभी जो मैंने बताया कि बिग बैंग, जो बिग बैंग थ्योरी है, अगर आप बिग बैंग थ्योरी को स्थापित करना चाहते हैं तो इसके पीछे के कुछ एविडेंस होंगे, है ना, कुछ प्रमाण होंगे, उसी के आधार पर तो ये एक सिद्धांत कहलाया। तो बिग बैंग के जो 3 प्रमुख प्रमाण हैं, उनमें से सबसे पहला प्रमाण क्या है? जो सबसे पहला प्रमाण है, मतलब अगर हम इसके पीछे के एविडेंसेस की बात करें तो न्यूक्लियो सिंथेसिस, ये सबसे पहला प्रमाण है। बिग बैंग का जो सबसे पहला एविडेंस है, सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, वो क्या है? न्यूक्लियोसिंथेसिस। सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं कहना चाहिए, मतलब वन ऑफ द एविडेंसेस। न्यूक्लियोसिंथेसिस क्या है कि जैसे मैंने बताया कि अभी पीछे की स्लाइड में बताया था कि अभी भी हम देखेंगे तो अपने ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हमें क्या दिखाई देता है? हीलियम और हाइड्रोजन ही दिखाई देता है। तो हीलियम कैसे बना होगा, इसको हम परिकल्पना से हम समझ सकते हैं कि हीलियम तभी बना होगा जब हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन के जब अणु मिले होंगे तभी हीलियम बना होगा। तो न्यूक्लियोसिंथेसिस का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है उनकी सिंथेसिस हुई, मतलब नाभिकों का एक तरीके से संश्लेषण हुआ। तो 2 नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक बनाए, जैसे 2 हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाए। तो वो जो घटना है, इस घटना से समझा जा सकता है कि बिग बैंग की कोई ना कोई घटना हुई होगी, मतलब न्यूक्लियोसिंथेसिस से समझा जा सकता है। दूसरा,
बिग बैंग के ऊपर बिग बैंग को स्थापित करने में जो दूसरा एविडेंस है इंपॉर्टेंट, वो क्या है? रेड शिफ्ट। इसकी भी अभी चर्चा हम लोगों ने पीछे की स्लाइड में की थी, रेड शिफ्ट की, कि जो एडविन हबल ने देखा कि जो दूर की आकाशगंगाएं हैं उनसे आने वाला प्रकाश लाल रंग का होता जा रहा है, लाल रंग का होता जा रहा है। इससे वो निष्कर्ष निकाल पाए कि वो आकाशगंगाएं, इसका मतलब दूर की ओर जा रही हैं, है ना। गैलेक्सीज आर गोइंग अपार्ट फ्रॉम देमसेल्व्स, वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो वो रेड शिफ्ट के थ्रू ही हम समझ पाए, जब दूर जा रही हैं तभी तो ये निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आकाशगंगा अगर आज दूर जा रही है तो पहले ये बहुत पास रही होंगी, पहले बिल्कुल ही पास रही होंगी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट के फॉर्म में रहा होगा, जिसको हम सिंगुलरिटी बोलते हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो क्या है? CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। मतलब कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिग बैंग सिद्धांत के बारे में लिखिए, तो आप बिग बैंग पहले तो क्या है वो बताएंगे, सिंगुलरिटी से शुरू हुआ वो बताएंगे, आप बताएंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट, जॉर्ज लैमात्रे से आप स्टार्ट करेंगे, है ना, जॉर्ज लैमात्रे का नाम लेंगे, आप एडविन हबल का नाम लेंगे जिन्होंने रेड शिफ्ट के थ्रू ये बताया, आप फिर इसके बाद आइंस्टाइन का नाम लेंगे कि आइंस्टाइन ने भी इस चीज को स्वीकार किया। हबल ने जब उनको टेलीस्कोप से देख करके इस बात को स्थापित कर दिया तो आइंस्टाइन ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। फिर किसका नाम लेना पड़ेगा आपको? दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है ऑर्नो पेंजियोस और दूसरे हैं रॉबर्ट विल्सन। आपको इनका भी नाम लेना पड़ेगा क्योंकि इनका जो है काफी, मतलब अगर मॉडर्न एज में देखा जाए, आधुनिक काल में, तो इनका सबसे बड़ा योगदान है, जो सबसे, अब इनको इसकी खोज के लिए, इस बात के लिए कि इन्होंने CMB की खोज की, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। इसलिए इसका मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी कोई डिस्कवरी थी। तो CMB की खोज कैसे हुई, एक छोटी सी कहानी है कि ये दोनों जो साइंटिस्ट है, ये अमेरिका का एक न्यू जर्सी सिटी है, वहां पर ये रेडियो रिसीवर बना रहे थे। ये बात है 1965 की, राइट, 1965 की बात है, मतलब कि ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। अब ये एक रेडियो रिसीवर बना रहे थे, इसी दौरान रिसीवर में उन्हें कुछ बाधा, कुछ डिस्टरबेंस सा क्रिएट होता हुआ लगा, और वो जो सिग्नल में आई हुई, जो अचानक आई हुई जो त्रुटि थी, जो बाधा थी, वो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब करीब करीब 13.8 अरब वर्ष पूर्व जब ब्रह्मांड बना होगा, उस समय उसका जो एक तरीके से एविडेंस है, जो उसका साक्ष्य है, वो CMB के रूप में, सूक्ष्म तरंगों के रूप में ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं रह गया। जब वो रह गया, उसी को उनका जो रेडियो रिसीवर पकड़ रहा था, और वो एक डिस्टरबेंस की तरह उनको वो समझ में आया कि ये जो डिस्टरबेंस है वो किसका है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का है। इस बात को उन्होंने बाकायदे एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध भी किया, ऐसे नोबेल प्राइज नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो कि उन्होंने बस सोच लिया, उन्होंने इसको सिद्ध भी किया। और इस खोज के लिए, जिसके आधार पर जब ये पता लग गया कि ब्रह्मांड में सूक्ष्म तरंगों के रूप में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड अभी भी दिख रहा है, इसका मतलब कि जरूर बिग बैंग की घटना हुई होगी। तो बिग बैंग को स्थापित, क्योंकि बिग बैंग के बाद वो जो विकिरण है वो आज भी ब्रह्मांड में इस फॉर्म में एक बहुत ही, एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही वीक फॉर्म में दिख रहा है। और उसका जो मतलब आजकल के समय में अगर आप माइक्रोवेव ओवन में जब आप पिज्जा रखते हैं तो वो उसकी गर्मी से पूरा का पूरा पक जाता है पिज्जा, है ना, वो गर्मी से पिज्जा तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, ये जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, इसका तापमान माइनस में है, नेगेटिव में है। मतलब ये किसी भी चीज को पूरी तरीके से आइस कूल कर सकता है, पूरी तरीके से जमा सकता है। मतलब ये चूंकि अब अपनी उस अवस्था में नहीं रह गया है, जब ब्रह्मांड बना होगा तब तो बहुत ज्यादा गर्म अवस्था थी, लेकिन अब इतने सालों में लगातार धीरे धीरे करके ठंडा होता गया। और यहाँ पर ये जो CMB का तापमान है, जबकि माइक्रोवेव ओवन में वही चीज इतनी गर्म है, लेकिन ये जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, इसका नेगेटिव में, इसका माइनस में टेम्परेचर है, ठीक है। और ये किसी भी चीज को पूरी तरह से ठंडा कर सकता है, राइट। तो 1978 में जाकर के पेंजियास और विल्सन को अपनी इस खोज के लिए, CMB की खोज के लिए, भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट बात है और ये कभी प्रीलिम्स में कभी पूछी भी जा सकती है, आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है।
तो साथ में अभी एक और वैज्ञानिक हैं, रोजर पेनरोज, ये गणितज्ञ हैं, एक्चुअली एक महान मैथमेटिशियन है, और दूसरे स्टीफन हॉकिंग, इनका नाम आप जानते ही होंगे, कौन नहीं जानता है इनका नाम, ठीक है। तो इन्होंने भी एक विचार दिया था साथ में कि अगर आइंस्टाइन का जो सामान्य सापेक्षिकता का सिद्धांत है, जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, अगर वो सही है, और इस बात को पूरी तरह से सिद्ध किया जा चुका है कि ये पूरी तरह से सही है, तो उन्होंने कहा कि एक सिंगुलैरिटी जरूर रही होगी। मतलब जो सिंगुलैरिटी जो कि ब्रह्मांड की शुरुआत है, उसका इन्होंने भी समर्थन किया। ये जो गणितज्ञ रोजर पेनरोज थे और जो फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग हैं, इन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि सिंगुलैरिटी जरूर रही होगी। तो ये सारी बातें हैं जिससे सिद्ध होता है। खासतौर पे मैंने 3 एविडेंसेस जो पीछे की स्लाइड में बताए थे कि वो तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस हैं जो कि बिग बैंग को स्थापित करते हैं, बिग बैंग सिद्धांत को, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सारे साइंटिस्ट के योगदान से ये प्रूव हो गया कि बिग बैंग नामक एक कोई घटना हुई होगी, और उसके बाद से ब्रह्मांड का लगातार विस्तार जारी है, ठीक है। और अभी जो मैंने एग्जाम्पल से बताया आपको कि आप धरती में भी, माइक्रोवेव ओवन में भी आप इस टाइप के सूक्ष्म तरंग पृष्ठभूमि को, माइक्रोवेव बैकग्राउंड को देख सकते हैं। बस ये है कि वो ब्रह्मांडीय नहीं है, वो कॉस्मिक नहीं है। जो वहां पर है ब्रह्मांड में, उसको बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, और जो माइक्रोवेव के अंदर है वो उसी का एक तरीके से सूक्ष्म तरंग का एक वो भी एक प्रकार है ना। और उसका तापमान जो CMB है, उसका तापमान -271.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसमें भी कोई भी चीज पूरी तरह से जम सकती है।